हॅलो फ्रेंड्स, टेल ट्रेजर्स द हिडन जेम्स या चॅनलवर मी उज्ज्वला तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत करत आहे. UPSCवाला लव कलेक्टर साहेबा या पुस्तकाचं आपण वाचन करत आहोत आणि खरंच या पुस्तकामध्ये UPSC अभ्यर्थ्यांनी काय काय चुका करू नयेत आणि नेमका कसा अभ्यास करावा हे अचूकपणे सांगितलेलं आहे. त्यामुळे हे पुस्तक अगदी शेवटपर्यंत व्यवस्थित ऐकत राहा. तुमच्या आसपास कोणी MPSC किंवा UPSCचा अभ्यास करत असेल तर त्यांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि व्हिडिओ थोडा जर आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करण्यासाठी अजिबात पैसे लागत नाहीत. चला लगेचच आपण पुढील भाग वाचायला सुरुवात करूया. UPSC फोड़ दिया. मेरे 4 साल का UPSC का सूखा, उसका दुख, उसका रुदन, उसके छुपाए आंसू एक ही PDF में और एक ही चीख के साथ बाहर आ गए. ऐसा लगा कि कई सालों से रुके हुए और जमे हुए आंसू एक प्रवाह में निकल आए हो. रिजल्ट वाले दिन मैं दिल्ली में था और एंजल जयपुर में. रिजल्ट सुबह 11:30 बजे के करीब आ गया था. मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया और सबसे पहले उनका रिजल्ट बताया. जब मैंने उनसे कहा कि उनका टॉप 50 में चयन हुआ है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. रैंक बताई तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ. मैं और सुमित एंजल से मिलने जयपुर निकल गए. रिजल्ट वाले दिन एंजल का बार बार मुझसे बात करना प्रिंसिपल साहिबा को अखर रहा था. मैं कार में बैठे बैठे एंजल का YouTube वीडियो देखने लगा. सिविल दिल्ली कोचिंग में उनका इंटरव्यू था जो 2018 का था, जो एंजल को व्हाट्सएप कर दिया. यह बकवास वीडियो था, मैंने हटवा दिया. यह मेरे सबसे खराब मॉक में से एक था. एंजल ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा. आपने कोचिंग वाले को कॉल करके वीडियो हटवा दिया? क्या बात है मैडम. वैसे मॉक इंटरव्यू देते समय मुस्कुरा तो बहुत अच्छे से रही थी, लेकिन लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है. हाँ, बहुत बेकार था. हट गया क्या? एंजल ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा. हाँ, अब तो एक से बढ़कर एक इंटरव्यू आएंगे. आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसकी सफलता का राज जानने पूरा मीडिया उनकी मम्मा के ऑफिस के बाहर खड़ा है, वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में मशगूल है. यही प्यार की असली ताकत होती है. हाँ, अभी 4 टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया है. टीवी चैनलों द्वारा एंजल का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में UPSC में चयनित उन सैकड़ों अधिकारियों का इंटरव्यू लिया जा रहा था जिन्होंने 4 अगस्त को परीक्षा पास की थी. ऐसा लग रहा था कि मानो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली रैंक हासिल कर ली हो. ऐसा लग रहा था कि सिलेक्ट हुए बच्चे भारत का कायाकल्प कर देंगे. असल में होता क्या है ब्यूरोक्रेसी में, यह हम भी सभी भारतीयों को अच्छे से मालूम है. टीवी चैनलों द्वारा UPSC टॉपर्स का महिमा मंडन किए जाने से खफा एक सीनियर पत्रकार ने अपनी फेसबुक वॉल पर बहुत अच्छी पोस्ट लिखी जो कुछ इस प्रकार है. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें भारत में गलत है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि गलत तो है परंतु उसे बहुत अच्छे से कार्य के रूप में दिखाया जाता है. वो है सरकारी नौकरी, खासकर UPSC में अधिकारी पद पाने वाले अभ्यर्थियों के इंटरव्यू और उनका महिमा मंडन. मैं बचपन से ही टीवी पर UPSC के टॉपर्स के इंटरव्यू देखता आ रहा हूँ और आजकल YouTube पर कई ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाने की वजह से फेसबुक, YouTube आदि पर हर दूसरा तीसरा विज्ञापन इन्हीं लोगों के इंटरव्यू से संबंधित मिल जाता है. ये सफल छात्रों के अनुभव, उन्होंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, कौन सी कोचिंग पकड़ी आदि के बारे में होता है. इंटरव्यू में सवाल पूछने वाला उस छात्र को किसी महापुरुष की तरह दिखाता है. उससे ऐसे बर्ताव करता है जैसे उस छात्र ने देश के लिए कोई बहुत अच्छा काम कर दिया हो, जो उसके पहले बहुत कम लोगों ने करने की हिम्मत दिखाई. मेरे अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को महापुरुष के रूप में दिखाया जाना चाहिए और उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाना चाहिए जिन्होंने देश और समाज के लिए कोई सकारात्मक कार्य किया हो. किसी के द्वारा कोई नौकरी पा लेना कोई महानता का कार्य नहीं है, जब तक कि उसकी नौकरी किसी सैनिक, किसान आदि की न हो.
उस छात्र की नौकरी सिर्फ उसके और उसके परिवार के लिए फायदेमंद साबित होगी। पहले उससे नौकरी पूरी कर लेने दीजिए, फिर देखिए कि क्या उसने इस नौकरी के दौरान समाज में कोई सकारात्मक बदलाव किया है, तभी उसका महिमामंडन किया जाना चाहिए। इन इंटरव्यू के दौरान साथ में ये सूचना भी देनी चाहिए, व्यावसायिक प्रचार। जैसे फिल्मों में जब किसी कलाकार को धूम्रपान करते दिखाया जाता है तो सूचना दी जाती है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। मेरी बात पर विचार करने के लिए इन मुद्दों पर ध्यान दीजिए। जिस छात्र का इंटरव्यू हो रहा है उसमें ऐसा क्या खास है जो इसको बोलते हुए सबको सुनना चाहिए। जैसे मान लीजिए कल को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी नौकरी से इस्तीफा देकर आए और बोले कि मैं आईएएस बनूंगा और देश की सेवा करूंगा, तो उनको हमें सुनना चाहिए, क्योंकि उनके आईएएस बनने से देश को सच में फ़ायदा हो सकता है। वो इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर एक छोटी नौकरी ले रहे हैं देश सेवा के लिए, इसलिए उनकी महानता का सम्मान करते हुए हमें उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। लेकिन किसी साधारण छात्र को नौकरी मिलने पर इंटरव्यू लेने का कोई तुक नहीं बनता। उसने एक नौकरी लेकर कोई देश पर एहसान नहीं किया, सिर्फ एक सीट को कम किया, क्योंकि इन नौकरियों में सीटें सीमित संख्या में है, तो इन छात्रों के द्वारा बताई गई टिप्स का कोई फायदा नहीं। मान लीजिए कि यूपीएससी में कुल 1000 सीटें आती है। टॉपर छात्र ने मान लीजिए बोला कि अमुक किताब पढ़ने से फायदा मिलेगा। उसी वर्ष देश के सभी यूपीएससी एस्पिरेंट उस छात्र की सलाह मानकर वही किताब पढ़ी। अब बताइए कि उस वर्ष कितने छात्र उत्तीर्ण हो पाएंगे। जाहिर सी बात है कि 1000 छात्र ही उत्तीर्ण होंगे। अब फिर से ज़रा सोचिए कि उसका इंटरव्यू किसी ने न लिया होता और इस प्रकार अमुक किताब का जिक्र भी नहीं होता, तो कितने छात्र इस बार उत्तीर्ण होते। फिर से 1000 छात्र ही उत्तीर्ण होते। कहने का मतलब इन टॉपर छात्रों के इंटरव्यू से हो सकता है राम के बजाय श्याम का फायदा हो जाए, लेकिन अगर हम पूरे भारत को देखें तो किसी का फायदा नहीं होता, क्योंकि राम के बदले श्याम अधिकारी बन जाएंगे तो देश के लिए वैसे ही काम करेंगे जैसा राम करते। अगर टॉपर छात्र कोई अपाहिज, बहुत निर्धन या फिर रिक्शा चालक आदि भी हो तो भी इस तरह के इंटरव्यू का कोई फायदा नहीं। सीधी सी बात है, किसी एक दो रिक्शा चालक को अधिकारी बनाने से बाकी लाखों रिक्शा चालक की सामाजिक हालत नहीं सुधरेगी। वो अपनी नौकरी के दौरान कुछ ऐसा खास नहीं करने वाला जिसकी वजह से देश की गरीबी घटेगी या देश में कुछ और अच्छा बदलाव आएगा। उसने बस एक नौकरी ली है जिसके सीमित पद थे और कुछ वर्षों की नौकरी के बाद उसके विचार और किसी दूसरे अधिकारी के विचार जिसके बाप दादा भी अधिकारी थे में कोई परिवर्तन नहीं रह जाएगा। तो इस तरह के इंटरव्यू से देश का क्या नुकसान? दो तरह से नुकसान है। कोचिंग क्लासेस को बढ़ावा मिलता है और कोचिंग क्लासेस लगातार कंपटीशन का कट ऑफ बढ़ाती है। मान लीजिए कि देश में एक भी ऐसी कोचिंग न हो जो सरकारी नौकरी की तैयारी करवाए। अब ऐसे में हर छात्र खुद से पढ़ेगा, खुद से विषय को समझेगा, क्योंकि सब कुछ आपको खुद करना है, तो जाहिर है पूरा सिलेबस ख़त्म करना मुश्किल होगा। ऐसे में जो भी 30-40% पाठ्यक्रम छात्र पढ़ेंगे सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी होगा। अब जब इतनी क्लासेस चालू हो गई है तो पूरा सिलेबस और उसे याद करने और समझने का ट्रिक आदि आसानी से मिल जाती है, जिस वजह से छात्रों को पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं तो अपने आप ज़्यादा स्कोर करते हैं और कट ऑफ भी ऊपर उठता जाता है, अगर परीक्षा की कठिनाई हर बार न बढ़ाई जाए तो। इससे नुकसान ये होता है कि जो नौकरी आपको 1 वर्ष की तैयारी से मिल सकती थी उसके लिए आपको 3-4 साल देने पड़ेंगे। ये इंटरव्यू पहले से नौकरी कर रहे छात्रों को भी बड़ी नौकरी के लिए तैयारी करने को प्रोत्साहित करके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं।
कुछ को नौकरी मिल जाती है, लेकिन 99% को पैसा समय बर्बाद करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। अब ऐसे लोग जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, अगर वो अपने काम में ही मन लगाते तो और आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इन इंटरव्यू के ज़रिए ऐसा माहौल बनाया जाता है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको सरकारी अधिकारी बनने के लिए ज़रूर प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा लगता है कि भारत को बस आईएएस आईपीएस की ज़रूरत है, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारियों और उद्योगपतियों की आदि की नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग जैसी कंपनियाँ मौजूद है। 21वीं शताब्दी में जब भारत विश्व स्तरीय स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने के लिए तरस रहा है, तब युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे सरकारी अधिकारी बने। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में एक पंखे में लगने वाली चिप भी निर्मित नहीं होती और चीन से मंगानी पड़ती है, और ये फैक्टर फिर से कट ऑफ को बढ़ा देता है, क्योंकि जो पहले से ही नौकरी में है वो थोड़े ज़्यादा होशियार होते हैं। इससे बेरोजगार छात्रों के लिए और मुश्किलें बढ़ जाती है। संक्षेप में, ये साक्षात्कार परीक्षा को लोकप्रिय बनाकर अपने कोचिंग क्लासों की ब्रांडिंग के लिए छात्रों को, नौकरी पेशा लोगों को सरकारी नौकरी की तैयारी में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी भी तरह ये कक्षाएं और साक्षात्कार समाज और छात्रों की मदद नहीं करते, उल्टे नुकसान ही करते हैं। अभिषेक जी ने एक दूसरा नज़रिया पेश करते हुए अपने फेसबुक वॉल पर लिखा, प्रशासनिक सेवा की परीक्षा का नशा। आज संघ लोक सेवा आयोग प्रशासनिक परीक्षा का परिणाम आने के साथ ही मंचमाला माइक कैमरे सज चुके थे। टॉपर्स के घर टीवी चैनलों की छापेमारी शुरू हो चुकी है। उनकी सफलता का राज जानने के लिए वो भी अपने घर के सादे से ड्राइंग रूम में इंटरव्यू देते हुए कंसिस्टेंसी और फंडामेंटल्स, टाइम मैनेजमेंट, कंसेप्ट्स मेकिंग, कंसंट्रेशन जैसे भारी भरकम शब्दों पर ध्यान देने को सफलता का मूल बता रहे थे। और हाँ, फैमिली को बड़ा सा थैंक यू कह रहे थे सपोर्ट के लिए। अगले दिन कोचिंग वालों के इश्तिहार अपने परिणामों के वैभव दिखाते हुए सभी अखबारों और पत्रिकाओं में भरे पड़े होंगे। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर टॉपर्स के नए पेज प्रोफाइल का सृजन होगा और ज्ञान की गंगा बहने लगेगी। फिर शुरू होगा देश भर में इनसे प्रेरणा लेकर फटाफट एनसीईआरटी की किताबें खरीदने का दौर। आत्मविश्वास के उबाल आएंगे, कुछ कर गुजर जाने के जज्बे जोर मारेंगे। फिर बहुत तेरे बालक बालिकाएं दिल्ली, जयपुर की तरफ कूच करेंगे, जिनमें लड़के सबसे पहले दाढ़ी बाल न कटवाने का, फेशियल वैक्स न करवाने का प्रण लेंगे। मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर अब जोश से लबरेज हो जाएंगे। इशकबाजी और फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से ज़रा परहेज। फिर 2-3 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद कुछ का लिस्ट में नाम आएगा और कुछ घटी हुई एनर्जी और बढ़ी हुई फ्रस्ट्रेशन के साथ अपनी बुकिंग जारी रखेंगे। सिविल सर्विसेज की रगड़म पेरिस में आपकी बढ़ी हुई बेतरतीब दाढ़ी ही आपकी सिंसियरिटी का परिचायक होती है। फ्रस्ट्रेशन, उम्र और दाढ़ी तीनों बढ़ती जाती है। फिर पीछे से कोई 3-4 साल वाला जूनियर बालक या फिर बालिका पहले ही अटेम्प्ट में ठीक ठाक रैंक पेल देता है। तब फ्रस्ट्रेशन का इंडेक्स 1 अंक और ऊपर खिसक जाता है। ज्ञान इतना हो जाता है कि आप चलते चलते गूगल बन जाते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों का पैकेज भारत के बढ़ते आयात की तरह विशाल होता जाता है। उनके हाथ में बंदी एप्पल वॉच हमें अपना समय देखने को विवश कर देती है। अब जीवन में अध्यात्म की एंट्री होने लगती है। अवसरों की कमी और पैसे की तंगी दोहरी मार करती है। दिल्ली, इंदौर जैसे चमकदार शहर में सब मोह माया है। अहम ब्रह्मास्मि चरैवेति चरैवेति जैसे एथिक्स में पढ़े सभी दार्शनिकों के सबक याद आने लगते हैं। दुनिया भर की ज्योग्राफी और पॉलिटी अंदर ही अंदर जोर मारती है। लौंडे विरक्त होने लगते हैं दुनियादारी से और फिर शुरू होता है दिल्ली की गलियों से पलायन।
एक सपने के पीछे एक उम्र खप जाती है और फिर हम दाढ़ी साफ करके यूपीएससी के किले को तोड़ इधर उधर सेट हो जाते हैं। लड़कियों के माता पिता उनकी बढ़ती उम्र का हवाला देकर उनकी शादियों पर जोर देते हैं। कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से नायब तहसीलदार, फिर पुलिस, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, कांस्टेबल और जो बुद्धिमान है वो साथ साथ बीएड करके संविदा शिक्षक की ओर पलायन कर देते हैं। बच्चे कुछ ब्रह्म राक्षस कोचिंग सेंटर में फैकल्टी बनकर अपने अनुभवों पर प्रवचन देने लगते हैं। कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया के शब्दों में कहे तो आप तो सिविल सर्विस से बाहर आते हैं लेकिन सिविल सर्विस आपसे बाहर नहीं निकलती। मैं चाहता हूँ टीवी पर एक इंटरव्यू इस तरह से थके हुए, बुझे हुए लेकिन मेहनती, जुझारू, संघर्षरत पलायनवादियों का भी ज़रूर होना चाहिए। इस यूपीएससी की संध्या पर सिर्फ टॉपर्स ही सब जानते हैं ऐसा नहीं है। उनकी ये फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। क्या मुझे राजस्थान कैडर मिल जाएगा? एंजल का मैसेज आया था। शायद ही मिले क्योंकि आपसे पहले 3 और है जनरल कैटेगरी में, मैंने कहा। एंजल के आईएएस परीक्षा में चयन ने समाज में प्रचलित कई मिथकों को तोड़ दिया। पहला मिथक तो यह टूटा कि यह प्यार और यूपीएससी साथ साथ नहीं हो सकते। मज़े की बात यह है कि वर्ष 2018 में कनिष्क कटारिया ने स्वीकार किया था कि उनके चयन में उनकी गर्लफ्रेंड सोनल का हाथ था और इस साल एंजल के चयन में उनके बॉयफ्रेंड यानी गिरीश का हाथ। एंजल ने दूसरा मिथक वह तोड़ा कि आईएएस अफसर बनने के लिए 16 से 18 घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है। एंजल नियमित तौर पर 6 से 7 घंटे ही पढ़ती थी। तीसरा मिथक यह तोड़ा कि सोशल मीडिया सफलता में बाधक है। एंजल और मैं हर रोज़ 1 से 1.5 घंटे फ़ोन पर डिस्कशन किया करते थे। इसके अलावा एंजल हर रोज़ तैयारी को धारदार बनाने के लिए ओनली आईएएस प्रीलिम्स बूस्टर और द हिंदू का एडिटोरियल देखा करती थी। साथ ही दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट ऑडियो आर्टिकल और साप्ताहिक करंट अफेयर्स जैसे प्रोग्राम भी नियमित तौर पर देखा करती थी। उनकी सफलता में यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाधक की जगह सहायक बने। जब मैंने एंजल के आईएएस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट पीडीएफ में देखा तो मुझे लगा मेरी सारी तपस्या का फल उसी क्षण बिन मांगे ही मिल गया। मैं इतना खुश था कि मैं यूपीएससी के हर गंभीर अभ्यर्थी को चीख चीख कर कहना चाहता था यूपीएससी असंभव नहीं है। मैं कहना चाहता था कि लगे रहो तो यूपीएससी को फतेह किया जा सकता है। सपना तुम्हारा है तो जान भी तुम्हें ही झोंकनी पड़ेगी। अब एक बात को गांठ बांध के ध्यान में रखना है कि सिविल सेवा में चयन तभी होता है जब आपने तैयारी ओवरऑल की हो, यानी प्रीलिम्स, मेंस तथा इंटरव्यू की तैयारी एक साथ। अर्थात तैयारी शुरू करने के पहले दिन से ही लगभग 1.5 साल तक तीनों पार्ट की एक साथ तैयारी करें। फिर जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम को 3 महीने रह जाए तब केवल प्रीलिम्स की तैयारी होनी चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा में न तो केवल तथ्यों से काम चल सकता है, न ही केवल कंसेप्ट से। आपको ज़रूरी तथ्यों तथा कंसेप्ट दोनों पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। आप न तो केवल ज्ञान के दम पर सिविल सेवा पास कर सकते हो, न ही केवल लेखन शैली के दम पर। आपको आवश्यक ज्ञान हासिल करने तथा अच्छी लेखन शैली दोनों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही तैयारी शुरू करने से पहले दिन से एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह व्यक्तित्व बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज का टाइम ऐसा है कि अधिकतर युवा आपको आसपास के माहौल से शिकायत करते हुए तथा व्यवस्था को कोसते हुए मिल जाएंगे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति तथा कठोर श्रम साधना वाले कुछ युवा ऐसे भी होंगे जो न गरीबी, न असुविधा और न ही तमाम कठिनाइयों के एक बार भी शिकायत किए एक दिन इतने काबिल हो जाएंगे कि भविष्य में उन्हें मैनेजमेंट की किताबों में जीवन प्रबंधक के रूप में तथा इतिहास की किताबों में उन्हें युग पुरुष के रूप में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, जीवन के किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो
एक दिन में सुबह उठने से लेकर सोने के जो 17 घंटे आपको मिलते हैं, उसमें आप जो भी कार्य करते हो उसमें अपना 110% दो। दोस्तों, अपना कर्म कुछ इस तरह करो कि जब भगवान दुनिया में सबसे अच्छे से कर्म करने वाले 0.1% लोगों की रैंकिंग जारी करे, उनमें आपका नाम जरूर हो। अगर आपने सबसे अच्छे से कर्म करने वाले 0.1% लोगों की सूची में जगह बना ली, तो आपके दुनिया में सबसे सफल 0.1% लोगों में से एक होने की मैं गारंटी देता हूँ। मैं यह सब उन गंभीर अभ्यर्थियों को इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि इन सारी बातों ने एंजल को कठिन परिस्थितियों में बहुत मदद की थी और आज वह भारत की सबसे कठिन परीक्षा में टॉप 50 में चयनित होने में कामयाब हो गई थी। व्हिडिओ खूपच मोठा होईल म्हणून हा भाग इथेच आपण थांबवतोय, तर पुढील भाग आपण नेहमीप्रमाणे वाचणारच आहोत। त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडलाच तर प्लीज लाईक करा। वेळात वेळ काढून व्हिडिओ ऐकल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। चला तर पुन्हा भेटू लगेचच पुढील भागासोबत। थँक्यू।